फिर आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं महासागरीय जल की धाराएं। जो महासागर है उनकी प्रत्येक महासागर की कुछ जल धाराएं होती है। उन धाराओं को याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये ज्योग्राफी में बार बार मैंने ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जल धारा कहाँ पे स्थित है और वो कैसी जल धारा है, गर्म जल धारा है कि ठंडी जल धारा है। तो इस तरीके से महासागरीय जल की धाराएं जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा जो होती है उसमें गर्म जलधारा कौन कौन है, तो इसे हम याद रखेंगे कि गर्म जलधारा में आता है अटाइल्स की जलधारा। याद रखेंगे पहला कौन सा, अटाइल्स की जलधारा, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और उत्तरी अटलांटिक प्रवाल, नॉर्वे की गर्म जलधारा, गिनो की गर्म जलधारा, ब्राज़ील की गर्म जलधारा। तो ये हमने 7 जलधारा बताया और सातों जलधारा गर्म जलधारा है। पूछता है गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा है। याद रखेंगे अटाइल्स की जलधारा है, कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा है। तो फ्लोरिडा इसमें टिक लगाएंगे हम लोग, फ्लोरिडा पे, गल्फ स्ट्रीम पे स्टार लगाते चलो। नॉर्वे की जलधारा और गिनो और ब्राज़ील भी देख लेंगे हम लोग, लेकिन 2-3 पे जो मैं बोला उसको स्टार लगा लेंगे। अब आते हैं ठंडी जलधारा के बारे में। तो ठंडी जलधारा में आता है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, स्टार लगा लो इस पर। लेब्राडोर की जलधारा कौन सी जलधारा है या कैसी जलधारा है, तो लिखेंगे ठंडी जलधारा। उसे में ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, कनारी की ठंडी जलधारा, फाकलैंड की ठंडी जलधारा और बेंगेवेला की ठंडी जलधारा। इसमें से लेब्राडोर स्टार लगा लेंगे और कनारी स्टार लगा लेंगे। लेब्राडोर और कनारी ये दोनों याद रखें हम लोग। अब थोड़ा सा यहाँ समझो, इसी को एक्सप्लेन मैं किया हूँ कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जब न्यू फाउंडलैंड के समीप आकर गिरती है तो माने गिरती है, ये मिलती है, तो उसके न्यू फाउंडलैंड के समीप घना कुहासा छा जाता है। इसलिए वहाँ जलयान बराबर दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पूछता है, परीक्षा में पूछता है कि न्यू फाउंडलैंड के समीप जब भी कोई जाती है, कोई भी इसमें से नाव वगैरह या जहाज़ वगैरह या जलयान, तो दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों जब मिलेगी तो एक तो गर्म जलधारा होती है या ठंडी मिलती है तो उस वाष्प में बदलने की कोशिश करती है। इसलिए वहाँ पूरा कुहासा छाया दिखाई देता नहीं है, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट कर जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसी प्रकार इसमें से नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक मार्ग, विश्व का सबसे व्यस्त सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्ग जो है वह कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। विश्व के सभी देशों का, चूँकि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के ठीक बीच में ही अटलांटिक सागर पड़ता है, तो 4 महादेश का तो समझो कि वहीं पे आदान प्रदान होने लगता है, आवाजाही रहता है। और बाकी जो एशिया है वो भी समझो इसके भी सामान उधर जाता है उस देश में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। तो ये भी क्या करते हैं, वहाँ काफ़ी घना माने व्यस्त समुद्री की जगह बना देते हैं। कह रहा है कि इन ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के समीप प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होता है जो मछली का चारा होता है। तो पूछता है कि प्लैंकटन क्या है, तो प्लैंकटन एक प्रकार का घास है जिसे मछलियाँ खाती है और कह रहे कि इसी कारण यहाँ अधिक मछली पकड़ी जाती है। मछली उत्पादन के इस केंद्र का नाम ग्रैंड बैंक है। याद रखेंगे तो उत्तरी ग्रैंड बैंक के नाम से इसे जाना जाता है। पूछता है कि ग्रैंड बैंक क्या है, तो बैंकों का बैंक है उसमें दे देता है। तो बच्चे सोचते हैं तो ग्रैंड बैंक हो तो चलो बैंकों का बैंक ही मार देते हैं। तो ग्रैंड बैंक वास्तव में है क्या जी, मछली उत्पादन के केंद्र में मछलियाँ काफ़ी अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है बच्चे हो, क्योंकि वहीं पे प्लैंकटन नामक घास पाया जाता है। जहाँ भोजन मिलेगा मछलियों को वहाँ पे जाएगी, या जब जाएगी तो वहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाएगी, पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए उसे ग्रैंड बैंक के नाम से हम जानते हैं। ब्रिटेन के उत्तर में या थोड़ा पश्चिम में मछली उत्पादन का जो केंद्र है उसे डॉगर बैंक के नाम से हम जानते हैं। ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन के उत्तर और उत्तर पश्चिम में वहाँ भी मछली उत्पादन का केंद्र है, तो उसे ग्रैंड बैंक ना कहकर उसको हम क्या बोलते हैं, डॉगर बैंक के नाम से हम जानते हैं। नोट करके लिखा हूँ मैं कि संसार में सबसे तेज़ गति से बहने वाली जलधारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम ही है। याद रखेंगे, पहले भी गल्फ स्ट्रीम बताया था, फिर से यहाँ बता दिया। दूसरा मैं बोला था कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा अंततः गल्फ स्ट्रीम के गर्म जलधारा में आकर
मिल जाती है। जब मिलेगी तो ये भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, गर्म होना शुरू कर देती है। कहता है कि फॉकलैंड द्वीप समूह पर आज भी ब्रिटेन अपना अधिकार जमाए हुए, क्योंकि यह मूलतः अर्जेंटीना का हिस्सा है। जैसे एक ज़माना था कि ब्रिटेन हमारे देश पर अधिकार जमा रखा था, आज भी फॉकलैंड द्वीप समूह ऐसा है जिस पर ब्रिटेन क्या किया है, अपना कब्जा जमा के रखा है। और मूलतः वो किस देश का है, अर्जेंटीना का है। तो इस तरीके से अब इसमें से हमने पढ़ लिया गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा महासागरीय जलधारा में। अब हम पढ़ेंगे इसमें से ये जितनी जलधाराएं हम लोग पढ़े थे ये अटलांटिक महासागर की जलधारा थी। अब जो जलधारा हम पढ़ने जा रहे हैं किसकी जलधारा पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं में आएगा क्यूरोशियो की गर्म जलधारा, स्टार लगा लेंगे इसे, सुशिमा की गर्म जलधारा या जापान की काली जलधारा, अलास्का की गर्म जलधारा। तो क्यूरोशियो पर स्टार लगाएंगे और अलास्का की गर्म जलधारा पर स्टार लगा लेंगे। यहाँ की ठंडी जलधारा पे हम बस लिखेंगे ओयाशियो की ठंडी जलधारा, अखोस्टक की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो इसमें पेरू या हम्बोल्ट पे स्टार लगाओ, अखोस्टक पे लगा लो स्टार, और कैलिफोर्निया, तीनों पे स्टार लगाएंगे बच्चे। याद रखेंगे, नोट करके हम लिखे हैं इसमें देख लो कि हम्बोल्ट एक भूगोलवेता थे और उन्हीं के नाम पर इस जलधारा का नाम हम्बोल्ट की जलधारा रखा गया। और हम जानते हैं हम्बोल्ट की जलधारा, इसमें देख लिए बच्चे, ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। कह रहा है कि एकमात्र यही एक ऐसी जलधारा है जिसका नाम किसी भूगोलवेता के नाम पर रखा गया। इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चे, ये बार बार पूछता है कि पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा ये कहाँ पे स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखेंगे हम लोग, ये सब प्रशांत महासागर की जलधाराएँ हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन से महासागर, हिंद महासागर की जलधारा। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इस पर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। कह रहा है कि इसकी गर्म जलधारा कौन कौन सी है बच्चे, तो मेडागास्कर की गर्म जलधारा, मालागासी की गर्म जलधारा, स्टार लगाओ इस पर। मोजाम्बिक की, क्या एक ही है, मेडागास्कर कहेंगे या मालागासी कहेंगे, दोनों एक है। दूसरा हो गया मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, तो मोजाम्बिक भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाओ। और अगला है कि अगहलास की गर्म जलधारा, इसे ही अगलूहास के नाम से भी हम जानते हैं। फिर इसमें स्टार करके नीचे लगवाएं कि महासागरीय जलधारा का प्रभाव मानव जीवन के क्रियाकलाप पर पड़ता है। और कहता है कि संसार के सबसे बड़े बड़े मरुस्थल ठंडी जलधाराओं के प्रभाव में आकर ही बने हैं, क्योंकि ठंडी जलधारा के कारण वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है। फलतः इस जगह के आकाश में जलवाष्प नहीं आ पाता है, इसके कारण वर्षा नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। अर्थात समझ लो बच्चे, अगर संसार में बड़ा बड़ा अगर मरुस्थल अगर पाया जाएगा तो किसके वजह से, ठंडी जलधारा। वाष्प जब तक बनेगा नहीं, गर्म जलधारा जहाँ पाई जाती है वहाँ पे मरुस्थल नहीं पाए जाते, क्योंकि वाष्प को क्या करता है कि ऊपर की तरफ ले जाता है, और गर्म जलधारा से जो वाष्प निकलता है वो ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद जब संघनित होने लगता है तो बादल बनता है, और ठंडा होकर फिर नीचे गिरेगा तो बारिश कर देगा, तो वहाँ मरुस्थल कभी नहीं रहेगा। तो इसे याद रखेंगे हम लोग कि मरुस्थल का मुख्य कारण क्या है, ठंडी जलधाराओं का होना। इसमें नोट करके लिखवाया हूँ, इसको समझ लो ठीक से कि मरुस्थल सदा पश्चिमी तट पर ही होता है। जैसे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, इसकी समझ लो सारा, इसकी ठंडी जलधारा के कारण बना है। कौन से ठंडी जलधारा के कारण बना है, ये कनाई की ठंडी जलधारा के कारण ये बना है। साथ ही साथ ये बेंगुइला की ठंडी जलधारा के कारण कालाहारी का मरुस्थल बना है। दक्षिणी अमेरिका में की बात करेंगे तो अटाकामा का मरुस्थल है, और यह मरुस्थल है। पूछता है परीक्षा में, स्टार लगा लो कि मरुस्थल का मरुस्थल किसे कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका के अटाकामा के मरुस्थल को। और कहता है कि यह मरुस्थल फॉकलैंड की ठंडी जलधारा एवं पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के प्रभाव से बना है। किस जलधारा के प्रभाव से कौन सा मरुस्थल बना है, ये याद रखोगे इस टॉपिक को। इसे बॉक्स में घेर लेना पूरे इस नोट को। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पश्चिमी भाग में कैलिफोर्निया का मरुस्थल है, और यह मरुस्थल कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के कारण बना है। तो अब तो पता चल गया ना कि मरुस्थल विश्व में जहाँ कहीं भी बना है तो किसके वजह से बना है, ठंडी जलधारा। कौन सी ठंडी जलधारा के कारण कौन सा मरुस्थल बना है, ये बता लोगे तुम लोग। तो एक और इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सारागासो सागर का है, सरगैसो सागर के नाम से इसे जानते हैं हम लोग, सारगैसो सागर।
उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसके ठीक मध्य में शीत समुद्र के भाग को सारगैसो सागर कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठीक मध्य की बात हो रही बच्चे, वहाँ का जो समुद्री भाग है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सारगैसो सागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर पूरा हो गया, उसमें जो बीच वाला हिस्सा उसी को हम क्या बोलेंगे, सारगैसो सागर, क्योंकि इसमें सारगैसम नामक वनस्पति की प्रधानता होती है, इसी कारण इसी वनस्पति के नाम पर इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। यह सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इसका विस्तार पाया जाता है। इस सारगैसो सागर से यातायात नहीं किया जाता। सारगैसो सागर ही विश्व का एक ऐसा सागर है जिसे कोई समुद्री किनारा नहीं मिलता है। माने ये बीच में है तो समुद्री किनारा क्या मिलेगा, बीच में अगर नहीं होता तब न कहीं पे किनारा मिलता है इसका। तो पूछता है कि कौन ऐसा सागर है जिसका कोई समुद्री किनारा नहीं मिलता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सारगैसो सागर। किस सागर से कोई भी यातायात नहीं की जाती है, सारगैसो सागर से। याद रखेंगे हम लोग। अब नोट करके इसमें देता है, इसको पढ़ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा हमारा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम थार का मरुस्थल है, इसका निर्माण राजस्थान में बहने वाली गर्म एवं धूल युक्त हवा जिसे लू कहते हैं के प्रभाव के कारण बना है। क्योंकि यह हवा ऐसी हवा है जिससे वर्षा नहीं हो पाती है, फलतः वर्षा नहीं होने के कारण ही थार का मरुस्थल बना है। तो थार का मरुस्थल जो बना है हमारे राजस्थान में, बात करेंगे हम इसमें, तो उसका मुख्य कारण क्या है बच्चा, 2-3 कारण। एक तो लू का होना, गर्म हवाएं बहते रहती है। लू तो समझते हो ना, गर्मी के दिनों में मार देते लू, तो मम्मी कहती है कि बेटा आम का ये टिकोड़ा पका के खा लो, और उसको पका कर खिलाते भी है। और इस तरीके से बच्चे समझ लो कि दूसरी बात अरावली पर्वत का होना, वहाँ से हवाएं जब चलती है, ठंडी हवाएं भी चलती है कि रुक के थोड़ा बारिश कर दे, लेकिन अरावली पर्वत चूँकि पैरेलल हो जाती है तो दोनों को, मान लो ये पर्वत है तो इधर और इधर से निकल जाती है, कोई रोकने वाला है ही नहीं। अब वहाँ जो हवाएं बहती है सो गर्म हवाएं बहती है, जिसका कारण है कि वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है और वहाँ मरुस्थल। तो इस तरीके से कौन कौन सागर में कौन कौन सी जलधारा होती है ये भी समझ गए बच्चे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद करोगे, समझो, कोई दिक्कत हो जाए तब हमसे पूछो।